हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में कंपलसरी सेट करेंगे जीके का, जिसमें सेट 12 हमारा आज स्टार्ट होगा। ठीक है, इससे पहले सेट 11 तक हम दे चुके हैं, तो इसको आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, यूपी असिस्टेंट की प्लेलिस्ट में। तो हमारा आज प्रैक्टिस सेट हमने बताया था कि एक इसमें प्रैक्टिस सेट रिपीटेड था, तो इसलिए इसका नंबर 13 नहीं बल्कि 12 आप कर लीजिएगा। 20 सेट दिए हैं लेकिन यहाँ पर 19 ही हो पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है? तो कंगारू चूहा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो मैक्सिमम लोग इसमें कौन सा लगाएंगे, कंगारू लगाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा टाइम तक बिना पानी पिए रह सकता है वो है कंगारू चूहा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाची गम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नेशनल पार्क और नेशनल सेंचुरी से काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो अब ये थोड़ा सा हटकर है, इसमें जगह नहीं पूछी गई है बल्कि वहाँ के एनिमल्स के बारे में पूछ लिया गया है। तो ये ज़रूर न्यूज़ में रहे हैं इसलिए पूछा गया है। कस्तूरी मृग, येलो थ्रोटेड मार्टिन, गोल्डन ओरियोल और हंगुल या कश्मीर स्टैग। अब देखिए, अगर पता होगा डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो हमको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि ये चारों ही एनिमल्स जो हैं वहाँ पर हैं। लेकिन ये फेमस जिसके लिए है, हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेन इसके लिए फेमस है, इसलिए ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तीन भी वहाँ पर पाए जाते हैं। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे वर्ड का, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को। ठीक है, 22 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम 22 मार्च की बात करें, तो मार्च और अप्रैल में देखिए काफ़ी सारे डेज़ होते हैं जो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो इन 2 मंथ के बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो इसमें 22 जो है ये वाटर डे के फॉर्म में मनाया जाता है, वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें देखिए टोटल कितने क्वेश्चन हैं? टोटल हमारे 50 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो ओजोन की सांद्रता यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है, किस लेयर में मिलती है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर सेट में पूछा जाता है। तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर जिसे हम हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है एम्स्टर्डम में। अब एम्स्टर्डम जो है किसकी कैपिटल है? तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नीदरलैंड की। ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है। ओटावा कनाडा की कैपिटल है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। और नागासाकी कहाँ पर है? ये जापान में। हिरोशिमा नागासाकी फेमस हैं, ये जापान में है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय नाम कब दिया गया था? देखिए इसके पीछे काफ़ी हिस्ट्री है। शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय सबसे पहले 1985 में दिया गया, राजीव गांधी थे इस टाइम। तो इनकी राजीव गांधी की एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज किया गया। उसके बाद 2020 में नेक्स्ट फिर से इन एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसके बाद इसको वापस से शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद ये इसलिए इम्पॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन हैं क्योंकि अभी क्या हुआ था, एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई थी, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्या एल्युमिनियम कंपनी दी गई है और उसकी जगह दी गई है। देखिए ज्योग्राफी से ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जगह के लिए फेमस है, ये वाले आयरन ओर्स किस के लिए फेमस हैं, किस जगह के लिए। तो इसी तरह से एल्युमिनियम कंपनी ये भी पूछा जाता है। तो देखिए बाल्को जो है ये कोरबा, इसकी मैचिंग कहाँ पर है? कोरबा में है ये। हिंडाल्को जो है ये रेणुकूट है, ये यूपी पे पड़ता है रेणुकूट। हिंडाल्को कहाँ का है? रेणुकूट। और यूपी आगे स्टेट भी लिख लेते हैं। कोरबा कहाँ पर है? कोरबा है छत्तीसगढ़। उसके बाद हीराकुड देखने में लग रहा है कहाँ का होगा? उड़ीसा का होगा। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, हीराकुड। उसके बाद नालको एक बचा, कोरापुट, ये है कोरापुट, ये कहाँ पर है? उड़ीसा का है ये भी।
ये भी उड़ीसा का। हीराकुड और कोरापुट ये दोनों उड़ीसा के हैं। और कोरापुट किसके लिए, कौन सी यहाँ पर कंपनी है, नालको एल्यूमिनियम कंपनी है। हीराकुड में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है। कोरबा में बाल्को है। और रेणुकूट हिंडाल्को, ये तो काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर आप मैच कर लीजिएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी काफ़ी पूछा गया है। फर्स्ट नेशनल पार्क जो हमारे यहाँ है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बट अगर मान लीजिए जिम कॉर्बेट ना दिया हो, यहाँ पर दिया हो हैले नेशनल पार्क, तो भी हमारा राइट आंसर हैले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिम कॉर्बेट का सबसे पहले नाम क्या था, हैले था। बाद में ये चेंज होकर जिम कॉर्बेट रख दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। देखिए जो यहाँ पर इंडियन टूरिज्म की अगर हम बात करें तो गोल्डन ट्रायंगल पड़ता है। अगर हम मैप की बात करें तो कुछ इस टाइप से जो है, यहाँ पर ये गुजरात वाला पार्ट है, इस टाइप से ट्रायंगल मिलता है हमें, जिसे हम कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। और कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं शहर, आगरा, दिल्ली और जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो है, पश्चिमी तटीय मैदान कह रहे हैं, यानी कि वेस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम मैप में इस तरह से देखें तो ये वाला पार्ट वेस्टर्न हो गया, ये वाला पार्ट ईस्टर्न हो गया। इसमें ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और ईस्टर्न भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो किसको क्या नाम दिया गया है, ये इससे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है इस पार्ट को कहते हैं कोंकण, कोंकण कहते हैं। इस पार्ट को कहते हैं मालाबार। इस पार्ट को कहते हैं नॉर्दर्न सर्कस। इस पार्ट को कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल। अभी क्या पूछ रहे हैं, वेस्टर्न पार्ट का उत्तरी भाग कह रहे हैं, यानी कि क्या पूछ रहे हैं, कोंकण पूछ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब देखिए ये कह रहे हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रोजन की उन्हें ज़रूरत होती है पौधों को, जितने भी प्लांट्स होते हैं, तो वो या तो वाटर से लेते हैं, जो उनकी रूट्स में जहाँ पर वाटर होता है सॉइल में वहाँ से लेते हैं, या फिर उन्हें एटमॉस्फेयर से मिलती है नाइट्रोजन। लेकिन डायरेक्टली वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। तो देखिए इनमें से कौन सी गैस है जो ईंधन के रूप में यूज़ की जाती है, मीथेन गैस। बायोगैस जो जितने भी संयंत्र होते हैं इनके, वहाँ पर मीथेन गैस बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मिलती है और इसे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। अब है नेक्स्ट, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर उससे कहा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर कर पाता है। विकिरण तापमापी ये क्या करता है, ये जो सोलर रेडिएशन होती हैं उनको मेजर, वहाँ उसके टेम्परेचर को मेजर करता है। इसीलिए विकिरण मतलब क्या होता है, रेडिएशन। विकिरण तापमापी रेडिएशन को क्या करती है, इसके टेम्परेचर को मेजर करती है। कौन, पायरोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। देखिए डायनमो क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। यानी कि अगर हम बात करें इंग्लिश में तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, डायनमो। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे ये काम करती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, नेक्स्ट है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की अगर हम विंड की स्पीड की बात करें तो ये मेजर की जाती है एनीमोमीटर से। ठीक है, एनीमोमीटर राइट है। बैरोमीटर से क्या, प्रेशर यानी कि दाब हम नापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या, वाटर डेंसिटी हम नापते हैं, मेजर करते हैं वाटर डेंसिटी यानी कि घनत्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। देखिए एक कहा जाता है कि मिनिमम रेंज क्या होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कॉपी है या कोई भी लैपटॉप है, कुछ भी है, जो भी ऑब्जेक्ट है उससे हमारी आई की डिस्टेंस मिनिमम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
ठीक है। वहाँ से ये माना जाता है कि 25 सेंटीमीटर से हमें बहुत ही एकदम क्लियर दिखाई देगा, ना ही उससे हमारी आँख पे कोई भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग जो प्रिंसिपल है, थ्योरी जो है, वो किसकी बताता है? वो यूनिवर्स की कैसे ओरिजिन हुई इस पे बेस्ड है। इस पे कई सारे प्रिंसिपल आए, बिग बैंग उन्हीं में से एक है। तो ये यूनिवर्स की ओरिजिन की व्याख्या करता है। इसमें देखिए, इसमें और इसे कौन लाया था? इसे लेमेंटेयर लाए थे, जॉर्ज लेमेंटेयर लाए थे। उसके बाद इन कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने थ्योरी दी। उनमें से एक और थे जिन्होंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनका भी नाम फेमस है, उन्हें वैगनर कहते हैं, ठीक है। वैगनर का सिद्धांत बहुत फेमस है, तो याद रखिएगा। ये बिग बैंग किसने दिया? ये लेमेंटेयर ने दिया। नेक्स्ट है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। देखिए, कहते हैं कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है राज्यसभा के कंपैरिजन में। वो इसीलिए क्यों? क्योंकि अगर मान लिए इधर लोकसभा है और राज्यसभा है, और कोई भी बिल, यानी कि मनी बिल की अगर हम बात करें, धन विधेयक यहाँ पे बात कर रहे हैं, मनी बिल मान लिए ये जो है पास कर देती है लोकसभा, अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही पहले आएगा, ठीक है। लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि ये कौन सा बिल है, मनी बिल है या फिनेंशियल बिल है। तो जब ये पास कर देगा तब जाएगा राज्यसभा के पास। और मान लिए अगर ये पास नहीं करता है तो भी कुछ टाइम के बाद इसे पास मान लिया जाएगा, कुछ टाइम के बाद। और ये टाइम क्या है, यही पूछा है यहाँ पर। तो 14 दिनों तक अगर राज्यसभा खामोश रहता है, 14 डेज़ तक कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं देता है, सही या रॉन्ग, राइट रॉन्ग कुछ भी, तो ये पास मान लिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जितने भी लोग हैं, जो भी वहाँ पर एमपीज़ हैं, वो सब क्या हैं? वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, वो लोगों के थ्रू चुने गए हैं, इसलिए लोकसभा को ज़्यादा पावर दी गई है। ये चीज़ है। अब राज्यसभा 14 दिन के बाद, मान ली 14 दिन अभी नहीं हुए, चल रहा है, इसने पास करके इसको भेज दिया और राज्यसभा ने पास कर दिया, तब तो ये फर्दर मूव कर जाएगा और प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो साइन कर देता है तो एक्ट बन जाता है, बिल। ये प्रोसेस होती है पूरी। अगर मान लिए ये पास नहीं करता है, ये उसको कट कर देता है कि ये पास नहीं करेंगे, तो फिर से क्या होगा? ये फिर से ये लोकसभा में जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस होती है, फिर से लोकसभा में जाएगा। और मान ली लोकसभा को लगता है कि ये सही इसने राज्यसभा ने किया, रॉन्ग इसको कट कर दिया, इसको पास नहीं किया, तो वो फिर कट कर सकता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि नहीं, ये सही बिल है, इसे पास करना चाहिए, तो वो फिर से पास करेगा। और जब भी लोकसभा दोबारा पास कर देगी तो राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। पहली बार में उससे कट कर दिया था, लेकिन लोकसभा अगर दोबारा भेजती है पास करके तो राज्यसभा को पास करना ही होगा, ठीक है। और जो यहाँ पर क्वेश्चन जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कितने टाइम के बाद लोकसभा से ऑटोमेटिकली बिल पास मान लिया जाता है? वो होता है 14 डेज़, वो होता है पीरियड 14 डेज़ का, ठीक है। 14 डेज़ तक राज्यसभा का हाँ या ना का वेट किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर बी। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? देखिए, सरकारिया जो कमीशन है ये केंद्र और राज्य के मध्य जो जितने भी पावर्स थी उनके बीच जितने भी रिलेशंस हैं उसके लिए ये कमीशन बना था, सरकारिया कमीशन। केंद्र और राज्य, याद रखिएगा, स्टेट एंड सेंटर के बीच के रिलेशन की ये बारे में बताता है। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग है एक। ये पूछा जाता है कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए, जो भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं, आर्टिकल शेड्यूल्स में आती हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहलाती हैं। जो नहीं आती हैं वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहलाती हैं या फिर असंवैधानिक कहलाती हैं। तो देखिए, राज्य वित्त आयोग है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये कैसी बॉडी है? इसको अगर इंग्लिश में हम कहें तो स्टेट फिनेंस कमीशन कहेंगे। देखिए, फिनेंस कमीशन ये हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर हम स्टेट की बात करें तो भी, सेंटर की बात करें तो भी, ये कौन सी बॉडी है? संवैधानिक संस्था है। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो ये आता है आर्टिकल 243 में। देखिए, बहुत कन्फ्यूज़न होता है 324 और 243 में, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इसको आपको 2 से याद रखना है, ठीक है। 2 उसका डबल क्या हो गया? 4, फिर इससे एक कम 43, यानी कि 243 वाला जो है वो स्टेट फिनेंस कमीशन के बारे में बताता है, और 324 जो है, 324 ये जो है ये इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का आर्टिकल पूछे गए हैं, तो ये अनुच्छेद 324 में आता है। और भी काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायत के 9th पार्ट में 9th पार्ट में पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया है। और किस अमेंडमेंट के थ्रू? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1992। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, किस लिए अपनाई गई थी? हमने बताया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों आनी थी, उसकी नींव क्या थी, उसकी फाउंडेशन थी कि हमारे कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन आए पावर में, ठीक है, ताकि हर किसी को अपना हक पता हो, अपने राइट पता हो और उसे किस तरह से मिलेगा ये सारी चीज़ें से पता हो। बहुत ही छोटे लेवल से, यानी कि रूरल एरियाज़ से लेकर पूरे और शहरों तक ये सारी चीज़ें लाई गई। तो डिसेंट्रलाइजेशन ये एम था, इसका एम पूछा जाता है। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, चाहे एम पूछें चाहे ऐसे डायरेक्टली पूछें, आप लोग को यही आंसर देना है, विकेंद्रीकरण के लिए। किसका? शक्तियों का। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। शिल्पी मीन्स होता है आर्किटेक्ट। पंचायती राज सिस्टम का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को, यानी कि BR मेहता। तो ये शॉर्ट में इन्होंने लिखा है। 1957 में इसकी रिपोर्ट इन्होंने पास करवाई थी, बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे। देखिए अभी जो 2020 में जो आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके लिए कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? देखिए मशीनीकृत, सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। किसी भी चीज़ के लिए सुपरलेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अलग अलग चीज़ों में सुपरलेटिव्स पूछे जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर मशीनीकृत खान यानी कि माइंस के बारे में पूछा गया है। तो बेलाडेला खान जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, ये पूरी मशीनी खान है। अब देखिए ये है कहाँ? ये है छत्तीसगढ़ में, ये है आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वैसे आयरन ओर्स बहुत ज़्यादा हैं, आयरन ओर्स, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सारे हैं। और छत्तीसगढ़ में एक और बहुत ही फेमस चीज़ है जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया है। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? बेलाडेला खान है, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। स्टेट भी पता होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? देखिए टिन, अगर हम टिन की बात करते हैं जिसको हम एसेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, टिन ओर, तो इसका सबसे बड़ा भंडार सिर्फ छत्तीसगढ़ में। इंडिया में सिर्फ छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहाँ पर हमें टिन ओर देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, कब प्राप्त हुई थी? तो देखिए इसके पीछे कई सारी डेट्स हैं। कहानी स्टार्ट होती है 5 जुलाई से, सॉरी 5th कह रहे हैं, 4 जुलाई से, 4 जुलाई 1947 से। जैसे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होता है, ऐसा ब्रिटेन में क्या होती थी? हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दो होते थे, कॉमन लोकसभा की तरह और लॉर्ड्स राज्यसभा की तरह होती थी। तो देखिए सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन से पास होती है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पास होती है। तो 4 जुलाई में ये हाउस ऑफ कॉमन में जाती है। 4 जुलाई में ये क्लीमेंट, उस टाइम पे कौन थे वहाँ के प्रेसिडेंट? क्लीमेंट एटली थे, क्योंकि नए इलेक्शन हो जाते हैं, क्लीमेंट एटली आते हैं, क्लीमेंट एटली थे। और 4 जुलाई में हाउस ऑफ कॉमन में इनके थ्रू ये चीज़ आती है, ये वाला बिल आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल आता है, यहाँ पर आता है। उसके बाद कब पास होता है? यहाँ से 15 जुलाई में, हमें 15 का 5 याद आ रहा था, 15 जुलाई में यहाँ से पास हो जाता है। और इसकी नेक्स्ट डे यानी कि 16 जुलाई में हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी पास हो जाता है। उसके बाद ये एक्ट कब बनता है? ये एक्ट बनता है 18 जुलाई को। यही क्वेश्चन पूछा गया है।
तो ये पूरा प्रोसेस हमें पता होना चाहिए ताकि कोई भी डेट पूछ ली जाए तो हमें पता हो। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली, यानी कि वो एक्ट कब बना, 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किसके बीच है, किसको नहीं पता होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ट्राइसम एक कार्यक्रम है। ट्राइसम क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म को हम जानते हैं। ये इस तरह से लिखा जाता है ट्राइसम, ठीक है, ये मिला के लिखा जाता है, यहाँ पर हमने अलग अलग लिख दिया है। देखिए इसमें ट्रेनिंग इंडियन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये ये प्रोग्राम जो है ये किसका है, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि ग्रामीण विकास का ये हो गया है। इसका देखिए स्टार्ट ये किया गया था 1979 में स्टार्ट किया गया था IRDP के लिए, यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत ये स्टार्ट किया गया था ट्राइसम। ये एक प्रोग्राम है जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। देखिए इसमें नक्शे जो हैं इनकी एक बुक आई थी, उसमें इन्होंने बताया था निर्धनता का दुष्चक्र, इसके बारे में इन्होंने एक हाइलाइट्स लाइन लिखी थी। उसमें था कि उन्होंने ये कहा था कि गरीब देश जो होता है वो निर्धनता के दुष्चक्र के वजह से गरीब ही बने रहते हैं। इन्होंने ये लाइन कही थी। जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो इसके यानी कि विशियस साइकिल की वजह से वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान कब कौन सा प्रोग्राम आया। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई पता ना पता हो, लेकिन ये पता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, 2001 में आया था। तो अगर हम ए की बात करें तो हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लगा सकते हैं 1, 3, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है तो हमें सारे ऑप्शन पता होना चाहिए। अब देखिए साक्षर भारत कब आया था, साक्षर भारत आया था 2009 में। सर्व शिक्षा अभियान सबसे पहले 1 में आया था 2001 में, फिर 9 में साक्षर भारत आया, फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आया वो 1987 में आया, और फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये कब आया, 1988। देखिए क्योंकि ये टीचिंग का एग्ज़ाम है तो इसलिए जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम, एजुकेशन पॉलिसी, जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं प्रोग्राम अलग अलग टाइम पे, जितने भी अचीवमेंट्स हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विद ईयर कि कब कौन सा आया। तो देखिए इसमें तो वैसे सारे समझ में आ रहे होंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था ये था जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनके लिए था, कि इसमें बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स के बारे में था कि किस तरह से वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे पूरे। तो ये इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है। लिंगानुपात होता है सेक्स रेशियो। तो ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है। तो हमें 4, 5 पता होना चाहिए, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, यानी कि नंबर 1 पे कौन है, तमिलनाडु में है, जो कि ऑप्शन में दिए हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद 3rd नंबर पर आएगा उड़ीसा, फिर 4th नंबर पर आएगा कर्नाटका। तो ये इस तरह से कुछ सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर लास्ट में कर्नाटका। तो ये आपका पूरा ऑर्डर है। अब यहाँ पर नेशनल वाटर वे जो हैं वो उनकी बात की गई है, 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं। तो फर्स्ट पूछा गया है NW1 पूछा गया है। तो NW1 किसे जोड़ता है, ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। हल्दिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। तो NW1 जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ये सदिया और डुबरी जो है ये कौन सा है, NW2। और भी याद रखिए NW2 जो है ये सदिया को डुबरी में, ये सदिया, और यहाँ पर क्या है ढोला सादिया सुना होगा, जो ब्रिज एक बना हुआ है बहुत ही फेमस, बहुत ही लंबा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये NW2 के लिए भी ये सदिया और डुबरी नाम आता है। कोल्लम और कोट्टापुरम को कौन जोड़ता है, साउथ में अगर हम बात करें तो NW3 यानी कि नेशनल वाटरवे 3 जो है वो जोड़ता है कोल्लम को कोट्टापुरम से। इसी तरह काकीनाडा को पुडुचेरी से कौन जोड़ता है, तो NW4 जो है, इन्होंने सीक्वेंस से ही दे रखे हैं, NW4 जो है वो काकीनाडा को पुडुचेरी से जोड़ता है। तो यहाँ पर 1 पूछा है तो हम कहेंगे इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। देखिए अलवार और नयनार ये सारे सेंट के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पर पोइगई, पूडम और तिरुमंगई ये तीनों जो है ये अलवार सेंट हैं, लेकिन इनमें से तिरुज्ञान जो है ये अलवार नहीं है बल्कि ये नयनार सेंट थे। नयनार सेंट, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ये जाते हैं अपने एक प्यूपिल के यहाँ, डिसाइपल के यहाँ, जिसका नाम होता है चुंड। यहाँ पर ये क्या कर इनको मिलता है एक पिग मीट। ये असम्पशन है लोगों के, किसी का कहना है कि यहाँ पर इनको पिग मीट दिया जाता है, जिसकी वजह से इनको क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। उसके बाद ये पावा से जाते हैं सीधा कहाँ, कुशीनगर। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है डेथ इनकी कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी कुशीनगर में। फिर ये जाते हैं कुशीनगर, यहाँ पर ये मिलते हैं किससे, सुबुद्ध नाम के एक डिसाइपल से, जिसको ये आखिरी अपने उपदेश देते हैं, लास्ट उपदेश देते हैं। इसी के बाद क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है। तो सुबुद्ध यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ऐप डिजिनेस्ट का प्रारंभ किस राज्य सरकार द्वारा की। देखिए अलग अलग डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स के लिए ऐप बनते रहते हैं, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया है, डिजिनेस्ट नाम का मोबाइल ऐप स्टार्ट किया है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। पंजाब के कौन है वहाँ पर, अमरिंदर सिंह नाम सुना होगा, अमरिंदर सिंह, उनके थ्रू ये स्टार्टअप हुआ है। नेक्स्ट है, म्यांमार ने कौन सी भारतीय पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया। हम लोगों ने कुछ मंथ पहले ये सुना था कि भारतीय जो नौसेना है उसने म्यांमार को अपनी पनडुब्बी दी है, उसका नाम था INS सिंधुवीर। ठीक है, INS सिंधुवीर, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये किसने दी है, इंडिया ने म्यांमार को दी है। के पीछे सिर्फ सेफ्टी और डेवलपमेंट पर्पस था, जिसे हम कहते हैं सागर। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सागर। सेफ्टी एंड डेवलपमेंट पर्पस था पूरा इसे देने का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि ICG ने क्या किया कि 7 एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक समिट उन्होंने क्या किया, साइन किया, समझौता एक साइन किया। किसके लिए, किसके सहयोग के लिए, मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग के लिए, मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के सहयोग के लिए किसने, ICG ने 7 एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर हस्ताक्षर किए। देखिए इस तरह से पढ़ा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर फिर कुछ आता है तो आप एक बार रीड करके पढ़ लेंगे तो वहाँ पर आपको रिलेट नहीं कर पाते हैं कि ये क्या पूछ लिया, क्वेश्चन ही नहीं हमने पढ़ा है, लेकिन पढ़ा होता है, लेकिन हम क्योंकि उसको हाईलाइट करके नहीं पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। अब देखिए इनमें से कौन सा उसका सदस्य नहीं है जिसने उस समझौते पे साइन किए। तो देखिए इसमें लाओस जो है वो नहीं है। तो ये किसके बीच 7 कौन कौन से इसमें से कंट्रीज़ हैं, एक तो जापान है और थाईलैंड है, श्रीलंका है, आपका म्यांमार है, उसके बाद आता है फिलीपींस है, और कौन सा बच रहा है इधर, इंडोनेशिया है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इंडोनेशिया है और वियतनाम। अब वहीं पर क्या है, लाओस भी दिया हुआ है, तो इन्होंने वहाँ पर ऑप्शन में डाल दिया और पूछ लिया कि कौन नहीं है, तो लाओस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर V शांता का निधन हो गया। इनसे संबंधित निम्न कथनों में विचार कीजिए। उन्हें वर्ष 2005 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है ये। उसके देखिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कैंसर, जो जितने भी पेशेंट होते थे उनके लिए इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा उनके लिए चीज़ें की हैं, इसलिए इनको इतने सारे अवार्ड्स मिले। तो सोचिए रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको सबसे पहले 2005 में मिला, फिर इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिले, लास्ट जो मिला इनको 2016 में पद्म विभूषण मिला, ये याद रखिए, इसीलिए इसको पूछा गया है। 2016 में लास्ट इन्हें पद्म विभूषण मिला। वो चेन्नई स्थित अडियार कैंसर संस्थान के अध्यक्ष थी। हाँ बिल्कुल सही है, वो चेन्नई में अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके अध्यक्ष भी थी। तो सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं।
इसके विभूषण के साथ याद रखिएगा कि इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया था। ये कब किया गया था? देखिए, सड़क की सेफ्टी के लिए एक 18 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद ये हुआ कि इसके लिए पूरा मंथ जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़क की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के बारे में जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले। तो इसलिए ये कब हुआ? 18 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ। तो ये पूरा मंथ चला था। फिर नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या युग्मों में से चुनिए। अब आती है रीजनिंग। ऑड वन आउट हमें प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। तो 7 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो हमें 49 मिल जाता है। 11 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा? 121। बहुत ही इजी इसमें रीजनिंग दी गई है, क्योंकि ये कंपलसरी पेपर है, सबको करना, सबके लिए है। अब यहाँ पर है, मनी को ये लिखा जाता है, तो इस कोड में रेटेड को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए M+N, तो ये वाला मतलब स्टार्टिंग का लेटर लास्ट के लेटर से। उसके बाद y को देखिए, y के बाद क्या आता है? z आता है। तो हम इसी तरह से देखेंगे, r के बाद क्या आता है? s आता है, लेकिन ये स्टार्टिंग है तो उधर बनेगा सबसे लास्ट में। और d के बाद क्या आता है? e आता है, ये लास्ट है इसलिए क्या बनेगा इधर? सबसे स्टार्टिंग में। e से 2 है, लास्ट में s होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से ऑड चुनिए। तो देखिए CYN, JRN और SN, इसमें देखिए डिफरेंस है। C 3 होता है, Y 25 होता है। तो डिफरेंस कितना हुआ? 4 का हुआ। क्यों? क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं। अब देखिए N 14 होता है, J कितना होता है? 10। इसमें भी डिफरेंस कितना है? 4 का है। R कितना है? 18 और N 14 होता है, डिफरेंस कितना है? 4 का। S क्या होता है? 19 होता है, N कितना होता है? 14 होता है, डिफरेंस कितना है? 5 का। तो यही हमारा ऑड ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हमें चुनना है पॉपुलर और ये, तो इस तरह से फेमस को बताना है। अब देखिए PQRS, पहला और लास्ट पहले देखा कीजिए, यानी कि A+1 पूरे में क्या गया, यानी कि F क्या हो जाएगा? G सब में है, S के बाद T आना चाहिए। G और T ये इसमें हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब हम एक और देखते हैं, ये वाला, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग का ये सेम दिया रखा है, तो हम इधर पीछे से चलते हैं, तो आना चाहिए U के बाद V, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है। यदि तुषार का जन्म 11 दिसंबर को हुआ तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह किस दिन होगा? देखिए 5 जून ये कह रहे हैं, मंडे पड़ रहा है, मंडे है। तो अब हम जून का मंथ हम देखें तो हमें 30 मिल रहे हैं डेज। उसके बाद जुलाई आएगा 31 का, फिर अगस्त भी 31 का आएगा, फिर सितंबर 30 का आएगा, अक्टूबर 31 का आएगा, नवंबर 30 और फिर 11। तो इनको अगर हम जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 189। अब हमें क्योंकि क्या निकालना है? डेज निकालना है, तो इनको हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, वीक से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? अब देखिए हम इसके लिए वीक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 से हम इसको जाएंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 रिमाइंडर आएगा, और फिर ये 7 टाइम्स पूरा जा रहा है, कोई भी रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? 0 मिल रहा है हमें, यानी कि ये 27 वीक्स सिर्फ मिल रहे हैं हमें, 27 वीक्स मिल रहे हैं, रिमाइंडर कोई नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मंडे हम कैसे करते हैं? जितने रिमाइंडर बचते हैं उसमें +1 +2 कर देते हैं, तो मंडे में हम +0 करेंगे, यानी कि कौन से डेज में होगा? मंडे को ही होगा, यानी कि सोमवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा? देखिए आगामी परसों रविवार है, कल परसों, मान ली ये प्रेजेंट डे है, इसके बाद कल और परसों ये हुआ संडे, उससे पहले आया सैटरडे, उससे पहले क्या आया? फ्राइडे। आगामी कल के दिन गत परसों का, आगामी कल के दिन गत परसों का, यानी कि इससे हमें लेना है, आगामी कल से लेना है, तो कल और परसों ये वाला आया थर्सडे, यानी कि क्या होगा? थर्सडे होगा, क्योंकि आज ये हो गया, अब ये कहना है आगामी कल, यानी कि इसका आगामी कल ये हो गया सैटरडे, और सैटरडे के परसों क्या हुआ? कल और परसों,
तो ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, यानी कि थर्सडे बृहस्पतिवार ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, सुनील बुद्धिमान नहीं है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि सारे स्टूडेंट मेरी जो क्लास में हैं वो सारे इंटेलिजेंट हैं, सारे बुद्धिमान हैं, लेकिन सुनील इंटेलिजेंट नहीं है। तो इन्होंने कंक्लूजन में दिया है सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, और इन्होंने दूसरा कहा है सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। देखिए इन स्टेटमेंट से ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं ये हो रहा है। सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसकी कक्षा में जितने लोग हैं सारे बुद्धिमान हैं, यानी कि सुनील उसकी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेब 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसे अपना नया महानिदेशक निर्वाचित किया? देखिए ISA जिसे हम इंडियन सोलर अलायंस कहते हैं, उसने अपना क्या महानिदेशक एक चुना है, उस किसको? डॉक्टर अजय माथुर को। अच्छा, डॉक्टर अजय माथुर जो हैं ये और किसके अध्यक्ष हैं? ये हैं टेरी के। टेरी क्या है? ये एक एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, क्या इसका पूरा फुल फॉर्म है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो ये इसके भी क्या हैं? अध्यक्ष, महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमारे फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको ये सेशन सही लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके साथ हम SST और मैथ्स की भी प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। इधर थोड़ा सा काफ़ी लंबा टाइम बीच में डिले हो गया इस प्रैक्टिस सेट को करने में, क्योंकि बीच में थोड़े से इश्यूज़ आ गए थे और इधर पेपर भी काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोन हो रहा है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आराम से हमारे प्रैक्टिस सेट होते जाएंगे। आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, जो भी जहाँ से भी बुक से पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस सेट वैसे भी प्रैक्टिस की ही चीज़ होती है, तो आप बस खुद को चेक करते रहिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। वैसे ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ईजी है हमारे, और लेवल इनसे काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर हाई लेवल में जाना है, मैथ्स में जाना है, तो यूपेटेट का जूनियर सेट जो हमने मास्टर वीडियो डाला है इसे ज़रूर देखिएगा। और बाकी आप जूनियर लेवल के साइंस और SST इन सब के क्वेश्चंस देख सकते हैं, वो भी हमने अपलोड कर रखे हैं। थैंक यू सो मच।